यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्लास 11। इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स? स्टार्ट करते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स नाम से ही लग रहा है, ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए लगाया जाएगा, जो एक बॉडी को अलग तरीके से फॉर्म कर देगा, नई शेप दे देगा। सो अ फोर्स चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, अ फोर्स which changes the shape and size of a body, shape and size of a body is called deforming force। ऐसा फोर्स जो बॉडी की शेप साइज को चेंज कर दे उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए वो किस फॉर्म में हो सकता है डिफॉर्मिंग फोर्स? इट कैन बी टेंसाइल। टेंसाइल का मीनिंग क्या हुआ? ऐसा फोर्स जो एक बॉडी की, देखिए शेप में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, आप बॉडी की लेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा फोर्स जो, ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जो बॉडी की लेंथ को चेंज करता है उसे हम कहते हैं टेंसाइल फोर्स। और ये जो हो सकता है ये एक नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल को हम टेंजेंशियल भी कह सकते हैं, मतलब कि जो एक बॉडी में टेंजेंशियली लगे, और जब टेंजेंशियली लगेगा तो ऑब्वियस है कि वो इस बॉडी के सरफेस एरिया को भी चेंज कर देगा। तो आप किस शेप में किस डायमेंशन को चेंज करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम फोर्सेस के अलग अलग नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कर रहे हैं, बॉडी की लेंथ को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे फोर्स को हम कहेंगे टेंसाइल फोर्स। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये एक वायर है जिसकी लेंथ है L और हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, इसको क्या किया? एक्सपेंड किया, कंप्रेस किया, जो मैं साइन कर रहा हूँ, एक्सपेंड किया, ठीक है। सो दिस विल टर्न आउट टू बी, लेंथ जो होगी इसकी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ गई? डेल एल बढ़ गई। तो ऐसा फोर्स, जिस फोर्स ने इस बॉडी की लेंथ को बढ़ा दिया उसे हम कहेंगे टेंसाइल फोर्स। लेंथ को बढ़ा रहा है तो टेंसाइल फोर्स। ऐसा फोर्स जो बॉडी पर नॉर्मली लग रहा होगा, अब मान लो ये वायर है, इस वायर पर फोर्स ऐसे ना लगते हुए यहाँ से लग रहा है नॉर्मली। जब नॉर्मली लगेगा तो बॉडी क्या कर जाएगी? बेंड कर सकती है। जो ये बॉडी अभी ऐसी दिख रही थी, अब कुछ ये बेंड होकर ऐसी हो जाएगी, है ना। सो दिस फोर्स इज नोन एज टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। इससे बॉडी की शेप चेंज हुई, टेंजेंशियल फोर्स या नॉर्मल फोर्स से, और टेंसाइल फोर्स से क्या चेंज हुआ? बॉडी का लेंथ चेंज हो गया। और अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बॉडी अपने शेप और साइज को फिर से रीगेन कर लेती है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं। सो if a body regain its original, यही इलास्टिक की भी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इस फिनोमेना को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर आर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब कि आप जब तक उसमें, उस बॉडी में क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, तब तक तो बॉडी उस शेप और साइज में रहेगी। लेकिन जैसे ही आप फोर्स को रिमूव कर देंगे वो बॉडी क्या करेगी? अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीअटेन कर लेगी, रीगेन कर लेगी। इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। कोई एग्जांपल known as elasticity, कोई एग्जांपल इलास्टिक बिहेवियर का? इलास्टिक बिहेवियर का जो एग्जांपल है, अगर आप रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, है ना, रबड़ जो है वो इलास्टिक बॉडी है। इफ वी स्ट्रेच आ रबड़, हालांकि रबड़ भी एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब होता है आप जितना मर्जी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दो वो बॉडी अपनी शेप को दोबारा से जरूर रीअटेन करे। तो रबड़ में भी एक लिमिट है जहां तक वो क्या करेगा, आप फोर्स लगाएंगे उसके बाद अपनी बॉडी को, अपनी साइज को रीगेन करेगा, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएगा। तो इफ वी स्ट्रेच अ रबड़, बेंड एंड रिलीज इट,
इट टर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो रबड़ जो है अपनी ओरिजिनल लेंथ को दोबारा से गेन कर सकता है। सो रबड़ इज सेड टू बी अ इलास्टिक बॉडी। हालांकि रबड़ जो है पूरी तरह से इलास्टिक नहीं है, उसकी एक लिमिट है, सर्टेन लिमिट तक ऐसा करता है ना। और कोई भी बॉडी हो परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकती। अगर आप कितना भी अच्छा, कोई जैसे पेन है आपके पास, उसको आप थोड़ा सा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, आप रिमूव कर रहे हैं, फिर से बेंड करके दोबारा से अपनी शेप को गेन कर ले रहे हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। अगर आपने बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया तो उस बॉडी में परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स हो सकता है वो ब्रेक कर जाए, उसकी एक टेंसाइल लिमिट होगी जहां तक वो उसको क्या करेगा, रीगेन करेगा, और उसके बाद नहीं कर पाएगा। सो नो बॉडी कैन बी अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। नाउ वी विल स्टडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी पूरी तरह से परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकती, लेकिन क्या होगा अगर कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होगी? If a body regain its original size and shape, completely and immediately, बहुत तेजी से, ऐसा ना हो कि उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। Completely and immediately after the removal of deforming force। आपने देखा होगा कुछ बॉडीज को, जैसे अगर आप प्लास्टिक वायर में और उसमें आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए और आप उसको रिमूव कर दें, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लेती है वो वायर जो आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। वायर को बहुत ज्यादा टाइम लगता है अपनी शेप और साइज को फिर से रीगेन करने में, ठीक है। सो दैट इज नोन एज, इसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। बाय इंस्टेंट इफ द बॉडी इज रीगेनिंग इट्स शेप एंड साइज इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, जैसे ही आपने रिमूव किया और बहुत तेजी से उस बॉडी ने क्या किया, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन किया, तो हम उस बॉडी को कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। फोर्स the body is said to be perfectly elastic body। देखिए सबसे ज्यादा क्लोज जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के पहुंचती है बॉडी, वो है क्वार्ट्ज फाइबर, नियरेस्ट अप्रोच। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकती, एक इंस्टेंट तक हो सकती है। तो क्वार्ट्ज फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के काफी नियर होता है उस प्रॉपर्टी के। वी कैन नॉट से दैट इट इज परफेक्टली इलास्टिक, बट यस इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो अब हम स्टडी करेंगे प्लास्टिसिटी बिहेवियर को, प्लास्टिक बिहेवियर को। तो यदि एक बॉडी अपनी पूरी तरह से अपनी शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाती है जब आप फोर्स को रिमूव कर देते हैं, कौन से फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी कहेंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे प्लास्टिसिटी। तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, कौन सी बॉडी जो है वो प्लास्टिक बिहेवियर की तरह वर्क करती है? तो जो एग्जांपल हमने चूज किया है वो है च्युइंगम का। अगर आप च्युइंगम को स्ट्रेच करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो क्या च्युइंगम फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को अटेन करेगा, रीगेन करेगा? शायद ऐसा नहीं होने वाला। सो च्युइंगम को हम कह सकते हैं कि वो एक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है च्युइंगम। देखिए हर एक बॉडी जो होती है, आप देखें तो वो बॉडी एटलीस्ट एफर्ट जरूर करती है अपनी शेप और साइज को फिर से अटेन करने का, रीगेन करने का, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर ही है और मैं इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाऊं, ये डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, तो ये फिर से रीगेन कर लेता है अपने ओरिजिनल शेप को। तो इसको हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की कैटेगरी में नहीं रख सकते। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वो होगी जो टेंडेंसी भी शो ना करे अपनी शेप को फिर से रीगेन करने का। Once you have applied the deforming force, there is permanently deformation in the body and the body is not even trying to regain its shape, then the body is said to be perfectly plastic body. ठीक है? So this is perfectly plastic body
and I hope you understood it. Now we will study stress. तो देखिए जब आप एक बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी की शेप कुछ टाइम के लिए जब तक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ चेंज हो जाती है। तो सपोज एक वायर है, उसमें हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ पहले L थी और अब L से del L बढ़ चुकी है, सो दिस लेंथ इज L प्लस del L। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया। अच्छा, ये कौन सा डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया? इलास्टिक का। टेंजेंशियल अच्छा। और लॉन्गिट्यूडिनल टेंसाइल। तो आप जैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये बॉडी फिर से अपनी शेप को रीगेन करेगी। तो कौन सा फोर्स आपने अप्लाई किया है? Which force you have applied? The force which you have applied is stress. इस बॉडी के अंदर जो है वो स्ट्रेस डेवलप हो चुका है और स्ट्रेस क्या करेगा? फिर से इस बॉडी को अपनी शेप को रीगेन करने में हेल्प करेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट लगता है। स्ट्रेस इज वर्किंग अगेंस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स और जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है? अपनी शेप को रीगेन कर पाती है। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ए एरिया में फोर्स लग रहा है F, तो यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगेगा? फोर्स अपॉन एरिया, एंड दैट इज नोन एज स्ट्रेस। इंटरनल फोर्स है, बॉडी के अंदर डेवलप होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और इसकी यूनिट क्या होगी? वही यूनिट होगी जो प्रेशर की होती है, क्योंकि फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया, सो यूनिट इज पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मच? 1 पास्कल जो होगा वो इक्वल होगा 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल रहेगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशन इसका होगा, देखिए फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 अपॉन एरिया। एरिया डायमेंशन इज L स्क्वायर। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे ml-1 t-2, ये आपको मिलेगा डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। प्लीज नोट इट डाउन। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। सबसे पहले हम पढ़ने वाले टेंसाइल स्ट्रेस को। देखिए अगर आपने क्या किया, एक बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, एक वायर पर अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और वायर की लेंथ उसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है जिस डायरेक्शन में आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है। लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स व्हिच यू हैव अप्लाइड। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होने से बॉडी क्या करेगी? अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश करती है। When the deforming force is changing the length of the body in the direction of deforming force, then the force developed per unit area in the body is said to be tensile stress. फिर हम पढ़ेंगे कंप्रेशनल स्ट्रेस को। कंप्रेशनल स्ट्रेस में क्या होने वाला है? अगर एक वायर की लेंथ थी L और इसमें बन गया कंप्रेशनल स्ट्रेस, तो वो इसलिए बनेगा if deforming force is reducing the length of the body। डिफॉर्मिंग फोर्स ने क्या किया? लेंथ को कम कर दिया है। तो उस बॉडी के अंदर अब कौन सा स्ट्रेस बनेगा? कंप्रेशनल स्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स जो है बॉडी में टेंजेंशियली लग रहा है, नॉर्मली लग रहा है और बॉडी की शेप को चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक वायर है और इस वायर में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है टेंजेंशियली, नॉर्मली, तो क्या होगा? इस बॉडी की शेप चेंज होकर कुछ ऐसी हो जाएगी। सो द फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इन द बॉडी टू रीगेन इज सेड टू बी टेंजेंशियल स्ट्रेस। यस, सो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन को। स्ट्रेन क्या होता है? देखिए एक बॉडी की डायमेंशन में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। फॉर एग्जांपल अगेन अगर हमने एक वायर जिसकी लेंथ है L और इस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और इसकी लेंथ del L बढ़ गई, सो स्ट्रेन इज गोइंग टू बी चेंज इन डायमेंशन। कितना चेंज आया डायमेंशन में? del L का चेंज आया। ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है? L। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेन। So students, now we will study types of strain. Types of strain में सबसे पहले हमने पढ़ना है longitudinal strain। जैसा मैंने आपको बताया था कि strain is change in dimension divided by original dimension। तो अब इस dimension में हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? क्या हम लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर शेप के बारे में बात कर रहे हैं? तो स्ट्रेन इन्हीं तीनों टर्म्स के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसमें हम क्या बात करते हैं? एक वायर की लेंथ में होने वाले चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ।
इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और स्टूडेंट्स कोई भी स्ट्रेन हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल हो या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, आगे पढ़ेंगे इसको, या फिर शियर स्ट्रेन हो, दे हैव नो डायमेंशन। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। तो डायमेंशन अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में M0 L0 T0, नेम अ फिजिकल क्वांटिटी विच शोज नो डायमेंशन, तो आप स्ट्रेन को भी लिख सकते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम बात करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम में आएगा चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। Just like the longitudinal one, this also have no dimension. Now shear strain, shear strain जो है इसमें हम क्या करते हैं, चेंज इन एंगल की बात करते हैं। देखिए अगर आप एक बॉडी में फोर्स लगाते हैं, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है या क्यूबिकल बॉडी है, और आपने इसमें जो फोर्स लगाया परपेंडिकुलर लगाया, तो क्या होगा, इस बॉडी में डिफॉर्मेशन होते हुए मान हो सकता है कि इस तरीके से अलाइन हो जाए। जब आप एक बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है, तो अगर सपोज हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है और हमने इसमें क्या किया, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, तो हो सकता है कि देखिए इस बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन होगा, इसकी शेप चेंज होगी। तो ये देखिए, ये मैंने क्या कर रखा है, चेंज को दिखा रखा है, इसकी डायमेंशन को चेंज होते हुए यहाँ से बॉडी यहाँ डिफॉर्म हो गई, और ये जो इसका हिस्सा था वो पहुंच गया यहाँ। जब ऐसा होगा, आप सोचिए ब्लॉक था जो कि अभी ऐसे था और अब थोड़ा सा बेंड हो, टिल्ट हो, जब ऐसा वो करेगा तो एक एंगल फॉर्म होगा उस ब्लॉक में अपनी ओरिजिनल शेप से। अब ये जो चेंज आया इसमें, पहले ओरिजिनल ये ऐसा था और अब ये इस तरीके से अलाइन हो गया दोनों ही तरफ, तो एक एंगल फॉर्म होगा। और मान लेते हैं कि ये जो चेंज आया है, ये लेंथ में चेंज लाया है डेल एल का, और ये वाली लेंथ जो है वो एल। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेन की, तो शेयर स्ट्रेन इज टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा, ठीक है। सो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेल एल अपॉन एल, दिस इज नोन एज शेयर स्ट्रेन, द एंगल बाय व्हिच द बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में हम लेंथ की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम वॉल्यूम की बात करते हैं, और शेयर स्ट्रेन में हम क्या बात करते हैं, बॉडी की शेप में होने वाले चेंज की। क्योंकि शेप में कितना चेंज हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा, इस एंगल से। हायर विल बी दिस एंगल, मोर विल बी द चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को हम कल डिस्कस करेंगे, कल की वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।